Hello dear students and my dear friends, myself Ashutosh Pandey. Today I will solve the remaining part of question paper of TET exam primary level of 2017. Before it you had been given the solution of only 10 questions of this paper as part first. आज आपको 2017 टेट एग्जाम प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताया जा रहा है पार्ट सेकंड के रूप में, क्योंकि इसके पहले पार्ट फर्स्ट के रूप में एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है जिसमें ओनली 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप ध्यान से देखें और सुने, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुनिए। देयर आर 4 ऑप्शंस बिफोर यू, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, बी हैव प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, सी हैव प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी और डी हैव प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। इस तरह से देयर आर 4 ऑप्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सभी में डिस्क्राइब स्टोरी का वर्णन। तो आप ध्यान देंगे, डिस्क्राइब ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होना चाहिए। डिस्क्राइब के तुरंत बाद उसका सुटेबल ऑब्जेक्ट कर्म आना चाहिए। तो और सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं डिस्क्राइब स्टोरी का डिस्क्राइब करना, तो डिस्क्राइब का जो मुख्य ऑब्जेक्ट है द स्टोरी। आपको बताया गया कि डिस्क्राइब के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बीच में कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आना चाहिए। इसमें देखिए प्रीपोजिशन है तो ये नहीं सही, इसमें नहीं है। डिस्क्राइब के तुरंत बाद उसका सुटेबल जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा गया, इसका मतलब यही सही है। थर्ड में आप है डिस्क्राइब के बाद, ये भी नहीं सही, और इसमें टू है तो ये भी नहीं सही। तो आपको जैसा बताया गया डिस्क्राइब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। जो है नीचे लिखित एक वाक्य है जिसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन यहां पर उचित होगा। लिखा है प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर, यहां खाली स्थान है। देयर आर 4 ऑप्शंस एज ऑफ, फॉर, टू, ऑफ। अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर, एक कैदी को कत्ल का दोषी पाया गया। दोषी पाया जाना, एक्यूज। एक्यूज ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है, का दोषी पाया जाना। तो एक्यूज के साथ आप हो या का यूज होना चाहिए, वही करेक्ट माना जाएगा। एक्यूज ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप का यूज सुटेबल है, उचित। तो एक्यूज ऑफ, इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट आ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। एंटोनिम मीन्स बिलोम, इनोसेंट। इनोसेंट वर्ड का बिलोम बताइए। बिलोम मीन्स उल्टा, अर्थ उल्टा। इनोसेंट मीन्स होता है अबोध, निरपराधी। अबोध और निरपराधी का बिलोम क्या होता है? देयर आर 4 ऑप्शन बिफोर यू, क्लेवर चालाक, इग्नोरेंट अज्ञानी, एक्टिव सक्रिय और गिल्टी अपराधी। यहां आपको बताया इनोसेंट मीन्स निरपराधी, अबोध। तो निरपराधी का उल्टा अपराधी, गिल्टी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। सिनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची, समान अर्थ रखने वाला शब्द। आप सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का पर्यायवाची बताइए। देयर आर 4 ऑप्शन, प्रोमिनेंट, मैग्निफिसेंट, एफिशिएंट, इंपॉर्टेंट। प्रोमिनेंट मीन्स होता है विशिष्ट, मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार, एफिशिएंट मीन्स होता है कुशल, सक्षम, और इंपॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। तो सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, तो इसका सिनोनिम पर्यायवाची इंपॉर्टेंट ही सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following words
कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स en। इसका अर्थ समझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कैन बी मेड बनाया जा सकता है प्लूरल बहुवचन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन बनाया जा सकता है बाय एडिंग जोड़कर अ सफिक्स एक प्रत्यय en प्रत्यय जोड़कर कौन ऐसा शब्द है जिसे बहुवचन बनाया जा सकता है। आप हिंदी में प्रत्यय या उपसर्ग जानते होंगे। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के आगे जोड़ा जाता है और प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। क्या सफिक्स en किसमें जुड़ेगा, अर्थात शब्द के बाद में en किसमें जुड़ेगा जो प्लूरल बना दे। बॉक्स है तो बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेज होता है, es जुड़ता है। जब भी x अंत में हो किसी भी वर्ड में उसका प्लूरल बनाना हो तो es बढ़ना चाहिए। तो देखिए बॉक्स बॉक्सेज होना चाहिए, टैक्स टैक्सेज होना चाहिए, मैक्स मैक्सेज होना चाहिए, क्योंकि x सब में है। आपको ऐड करना en, जिसका मतलब ऑक्स में ही en अगर जुड़ेगा तो वह प्लूरल बन जाए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑक्शन। ऑक्स मीन्स बाय, उसका प्लूरल ऑक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। सही सर्वनाम चुनिए टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए सही प्रोनाउन चुनिए। वाक्य दिस ड्रेस इज, खाली स्थान है, एंड दैट वन इज माइन। दिस सेंटेंस इज एम्फैटिक। यह वाक्य एम्फैटिक है। एम्फैटिक मीन्स जोर देकर किसी बात को कहना। कहा दिस ड्रेस इज, जोर देकर बात कहेंगे। और साधारण में कहा था दिस इज माई ड्रेस, दिस इज योर ड्रेस, दिस इज हिज ड्रेस। साधारण। एम्फैटिक में पहले जिस चीज की ओर संकेत किया जाता है उसको ही पहले बोल दिया जाता है। दिस टेबल इज माइन, यह टेबल मेरा है। एम्फैटिक हो गया, जोर देकर बात की है। तो यह एम्फैटिक में लिखा। तो दिस ड्रेस इज, अब एक पॉजिटिव केस यहां रखना होगा। और कह रहा है दैट वन इज माइन, यानी यह ड्रेस अब किसका है आपको चुनना है। तो कह रहा है दैट वन इज माइन, और वह मेरा है। तो यहां पॉजिटिव केस का प्रोनाउन आपको लाना है। कौन सा उचित होगा। देयर आर 4 ऑप्शंस, आवर, योर बुक। तो यहाँ बुक का तो कोई काम नहीं है, तो गलत है। अब इस 3 में से कौन सा होगा, यू हैव टू सेलेक्ट। ध्यान दें, जब एम्फैटिक के रूप में वाक्य हो तो वहाँ पॉजिटिव के रूप में जो ये पॉजिटिव केस के प्रोनाउन यहाँ दिए गए हैं उनमें यस बढ़ना चाहिए। अगर आवर है तो आवर्स होना चाहिए, योर है तो योर्स होना चाहिए, और माई है तो माइन होना चाहिए आदि। तो आपको बताया गया उसमें यस बढ़ा होना चाहिए, तो इसका वाला योर्स, क्योंकि आवर में से नहीं बढ़ा। तो योर्स ही यहाँ सुटेबल हो गया। दिस ड्रेस इज योर्स, यह ड्रेस तुम्हारी है, एंड दैट वन इज माइन, और वह मेरी। इस तरह से 11 to 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। निम्नलिखित वाक्य को पैसिव में चेंज करिए। सेंटेंस हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यह सेंटेंस है, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य है। देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके पैसिव के। कौन सा सही है। तो पैसिव के रूल होते हैं, हर टेंस के अलग अलग रूल हैं। जैसा कि हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे में पैसिव वॉइस के सभी रूल्स के 5 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। हर स्तर के वाक्य, हर तरह के वाक्य, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले वाक्यों को उनमें रखा गया। तो आप पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उन वीडियोस को भी देखेंगे। चैनल ने सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल में सभी वीडियोस आपको उपलब्ध मिलेंगे और उसे आप देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं।
जैसा कि यहाँ हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। अब मैं केवल यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब के पहले बीन भी जोड़ते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहता है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य का जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब थर्ड के जस्ट पहले बीन का भी यूज किया जाएगा। और रूल्स तो आप पैसिव भी जानते होंगे, कर्म कर्ता के स्थान पर, कर्ता कर्म के स्थान पर, लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट कर देते। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कहा है द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो आपको कर्ता के स्थान पर कर्म को पहुंचाना है। ये सब्जेक्ट द गर्ल्स है और दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। अब दिस क्वेश्चन जाएगा द गर्ल्स के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो द गर्ल्स जब प्लूरल था, बहुवचन था, तब यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है एक वचन के साथ और है बहुवचन के साथ। तो द गर्ल्स के साथ है बहुवचन है, और जब दिस क्वेश्चन यहाँ पहुंचेगा तो एक वचन हो जाएगा कर्ता, तो यहाँ हैज होना चाहिए। इसका मतलब हैज द दिस क्वेश्चन। आपको बताएगा बीन का भी प्रयोग किया जाएगा वर्ब थर्ड के पहले, बीन आस्क्ड, तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड। उसके बाद लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई द गर्ल्स। यदि ऐसा लिखा हो वही ऑप्शन सही है। क्या क्या लिखा होना चाहिए? हैज से शुरू होने वाले दो सेंटेंस यहाँ है, तो होना चाहिए सेंटेंस हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड, जिसमें बीन हो। आप देखें बीन इसमें, तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बीन का यूज किया गया, क्वेश्चन यहां पहुंचा तो एक वचन हुआ तो यहां हैज रख दिया, तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द पैसेज। अभी क्वेश्चन तो इधर है 18वां क्वेश्चन, लेकिन पहले जो बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसमें है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 18 एंड 19। कह रहा पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 18वां 19वां का उत्तर दो। यहाँ 18वां 19वां हो सकता है आपके पेपर में सीरियल दूसरा, जो कि इंग्लिश का लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो हिंदी के बाद होगा, तो या कुछ और विषय के बाद होगा, तो उसका नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस पैसेज को पैसेज एक दिया हो और उसी पर आधारित कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आपको करना क्या रहता है, पूरे पैसेज को केयरफुली पहले पढ़ा जाता है, उसके अर्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अब जब आप अर्थ समझ लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर बहुत सही ढंग से दे देते हैं। तो ये पैसे लिखा एक कहानी है दो बच्चों का जो बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। एक को एक नदी में डूबने से बचाता है, जैसा कि ये वर्णन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो इस कहानी के वर्णन से मतलब हो। कुछ ग्रामर की चीजें यहाँ पूछी गई हैं, इसलिए डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है व्हिच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। यहाँ गंगापुर है। व्हिच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। इस जो है पूरे पैसेज में गंगापुर एक वर्ड है, गंगापुर। अब इसी को पूछ रहा है कि गंगापुर किस तरह का नाउन है। इसमें दिया कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी विशेष नाम, चाहे व्यक्ति का विशेष नाम हो, स्थान का विशेष नाम हो, वस्तु का विशेष नाम हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आना चाहिए, प्रॉपर नाउन। उसकी जो स्पेलिंग लिखी होती है, पहला
जो अक्षर होता है वो कैपिटल का होता है। जैसे व्यक्ति का नाम आप राम लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, लखनऊ लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। इसी तरह वह विशेष होता है। तो ऐसी चीज़ें, किसी गांव का नाम, दिन का नाम, विशेष वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम, देश का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो गंगापुर यहाँ प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक विशेष स्थान का, शहर हो या गांव, उसका नाम है, कैपिटल लेटर में वो लिखा जाता है। तो प्रॉपर नाउन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। ब्रेव शब्द पार्ट ऑफ स्पीच में क्या, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि। तो कह रहा है कि ब्रेव शब्द क्या, इसमें ब्रेव शब्द आया है, यहाँ है। तो कह रहा ब्रेव शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ब्रेव शब्द को क्या मानोगे, नाउन मानोगे, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो है नहीं। प्रोनाउन सर्वनाम मानोगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे ही, सी, इट, दे, नहीं। एडजेक्टिव विशेषण, जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो ब्रेव शब्द बहादुर, तो आप कहेंगे ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, बहादुर लड़का, बहादुर आदमी, तो नाउन का वह विशेषता बता रहा। इसका मतलब एडजेक्टिव। तो ब्रेव शब्द एडजेक्टिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रीपोजिशन नहीं, संबंध सूचक शब्द नहीं, संबंध जोड़ने वाला शब्द नहीं, प्रीपोजिशन नहीं। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, द वर्ड ब्रेव इज एन एडजेक्टिव, विशेषण, किसी की विशेषता बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ऑफ द वर्ड, इसे संबंधित नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल 2 क्वेश्चन इससे संबंधित थे पैसे से। which ऑफ द वर्ड इज अ मटेरियल नाउन, कौन ऐसा शब्द इसमें है जो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, धातुवाचक संज्ञा। तो काउ तो धातु नहीं है, गोल्ड धातु है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। एयर भी धातु नहीं, क्लॉस भी धातु नहीं। तो मटेरियल नाउन में धातुवाचक संज्ञा, तो आप गोल्ड मानेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी भाव, गुण, दशा, स्थिति का वर्णन होता है। तो कनेक्शन, जुड़ाव, मेल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, गुणवाचक संज्ञा, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, देखते नहीं। तो कनेक्शन, जुड़ाव, मेल मिलाप। बॉय तो होगा नहीं, क्योंकि कोई गुण भाव तो है नहीं। वोमेन, औरत, ये भी नहीं होगा, ये कोई गुण भाव नहीं है। प्लॉव, जोतना, ये क्रिया हो गया। इसका मतलब कनेक्शन ही, जिसका मतलब जुड़ाव, मेल मिलाप, यह ही एक भाव अथवा गुण के रूप में आता है, एक स्थिति के रूप में आता है। तो इसे करेक्ट माना जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, कनेक्शन है। इट मीन्स ऑप्शन आ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड। अर्थात निम्नलिखित में से कौन ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देयर आर 4 ऑप्शंस बिफोर यू। फर्स्ट है डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स होता है निर्जलीकरण, शुष्कीकरण, ये सही है स्पेलिंग। दूसरा डिसेंडेंट, ये भी स्पेलिंग सही है, इसके मीन्स वंशज होता है। और सी है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक, जिसकी स्पेलिंग यहां पर गलत है, यहां ओ होना चाहिए, DROGATORY, लिखा ARY। तो आपको वही ऑप्शन चुनना है जो गलत है। तो यही सही है, ये गलत है, मिसस्पेल्ड है। और ये डर्मेटिटिस मीन्स होता है त्वचा का सूजन, ये भी सही है। तो मिसस्पेल्ड ए है। तो इट मीन्स
ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दिस वर्ड इज मिस स्पेल्ड, स्पेलिंग उसकी गलत है, वही पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब? कौन ऐसा वाक्य है जो सकर्मक क्रिया वाला है, अर्थात कौन ऐसा वाक्य है जिसमें कर्म है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, सकर्मक अकर्मक। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें क्लियर ऑब्जेक्ट हो, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, और वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाए क्या, किसे अथवा किसको, तो उसका उत्तर मिल जाए। जैसा कि 4 ऑप्शंस हैं। सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, वह डेली सुबह टहलती है। बी ऑप्शन है ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। सी है शी राइट्स वेल, वह बहुत अच्छा लिखती है। और डी आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को एक सांप मारा। तो किसी भी वर्ब से, यहाँ वाक से, इससे अगर क्या से प्रश्न पूछा जाए, क्या का हल्का, तो कोई उत्तर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं। इसी तरह रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग से अगर पूछा जाए कि क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, किसको दौड़ता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है। इसी तरह राइट से भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्या, किसे, किसको, प्रश्नवाची शब्दों से प्रश्न पूछने से। यहाँ पर अगर आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि आई ने किसको मारा, किल्ड में जान से मारना, किसे मारा, तो यहाँ उत्तर मिल जाएगा स्नेक एक सांप। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्लियर ऑब्जेक्ट, क्या, किसे, किसको प्रश्न पूछने से उसका उत्तर मिल जाए, वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर क्लियर ट्रांजिटिव वर्ब है किल्ड, किसको मारा अथवा क्या मारा, तो यहाँ उत्तर मिला सांप मारा, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नेगेटिव? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य निगेटिव है? आप जानते हैं निगेटिव में नॉट अथवा नेवर होना चाहिए, तो क्लियरली यहाँ आपको दिखाई देगा कि कहाँ नॉट अथवा नेवर है। यहाँ पर देखिए डज नॉट, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट और सभी नहीं करेक्ट। डायरेक्ट निगेटिव वही होगा जिसमें नॉट अथवा नेवर होगा। भ्रमित नहीं होंगे, यहाँ नो लिखा है तो नो देख करके, यहाँ पर डायरेक्ट निगेटिव है, इसी को निगेटिव माना जाएगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लेमेटरी? एक्सक्लेमेटरी मींस होता है भाव सूचक वाक्य, भाव सूचक वाक्य जिसमें अंदर के भाव होते हैं, जैसे घृणा का भाव, खुशी का भाव, दुख का भाव, आश्चर्य का भाव आदि। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान होता है या तो वह हाउ से शुरू होगा, अथवा व्हाट आ से शुरू होगा, अथवा हुर्रा हा से शुरू होगा, एलास आ से शुरू होगा, ओ दैट वुड दैट से शुरू होगा आदि। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हाउ अथवा व्हाट से शुरू हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताया व्हाट आ, जैसे व्हाट आ, इंट्रोगेटिव में आप आ नहीं मिलेगा उसके साथ, व्हाट के साथ। इंट्रोगेटिव में हाउ से तो शुरू हो सकता है, लेकिन एक और पहचान है, अगर इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, जैसा कि व्हाट के बाद डू हेल्पिंग वर्ब, व्हिच के बाद इज हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से यह इंट्रोगेटिव वाक्य है क्योंकि तुरंत क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया है। आइए तो साधारण वाक्य असर्टिव। अब ये वाक्य जो फर्स्ट है यही एक्सक्लेमेटरी माना है। पहला पहचान व्हाट आ है व्हाट के बाद, और दूसरा पहचान सहायक क्रिया बाद में, प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद नहीं है। अगर प्रश्नवाचक उसे मानते तो यहां इज होना चाहिए, व्हाट इज,
और जब जो है हेल्पिंग वर्ब बाद में हो और व्हाट आ अथवा हाउ लिखा हो तो वही एक्सक्लेमेटरी होता है। नहीं तो खुशी का भाव हो रहा हा, दुख का भाव एलास आ। इसी तरह जब कोई बात संभावना में होती, काश, इच्छा व्यक्त करता है आदमी, तो वो कहता ओ दैट, वुड दैट आदि। तो क्लियरली ए ऑप्शन सही है, एक्सक्लेमेटरी वही है। 26 क्वेश्चन नंबर, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? देयर आर 4 ऑप्शंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य एक में ही जुड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, दे आर वेरी वाइज पीपुल, इसमें एक ही वाक्य। यू नो मी वेल, दूसरा, ये भी इसमें एक वाक्य। शी डज नॉट सिंग, इसमें भी एक वाक्य। अब आप देखेंगे ऑप्शन डी में, इसमें दो वाक्य जुड़े हुए। वन हु डज नॉट लिव वंस कंट्री इज द व्हाट रेस्ट पर्सन। इसमें वाक्यों का मेल है, कॉम्बिनेशन है, तो यही कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। एक से अधिक क्रिया होगी, देखिए यहां क्रिया है, यहां भी क्रिया है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन है वाक्यों का, यही कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? एडवर्सिटी शब्द कौन सा नाउन है? एडवर्सिटी मीन्स होता है मुसीबत। तो कह रहा कॉमन नाउन है वो, पहला ऑप्शन। जातिवाचक संज्ञा, फिर कह रहा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि गुण दशा भाव यदि हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाव सूचक संज्ञा माना जाता है। एडवर्सिटी एक भाव है, जिसे हम देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। मुसीबत वो दिखाई नहीं देगा, भाव महसूस किया जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसका भाव महसूस अंदर से होता है। तो मुसीबत एडवर्सिटी मीन्स होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन सेंटेंस? एक वाक्य दिया गया है, उसमें हार्ड शब्द है। कह रहा वो हार्ड शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा है? जैसे एक वाक्य ही इज वर्किंग हार्ड, तो हार्ड शब्द को क्या माना जा सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑप्शन ए एडवर्ब, बी कंजंक्शन, सी प्रीपोजिशन और डी नाउन। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, कंजंक्शन मीन्स संयोजक जोड़ने वाला, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द, नाउन संज्ञा। अब वाक्य को ध्यान से देखें। ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठोर परिश्रम कर रहा है। कठोर किसकी विशेषता है? परिश्रम की। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो क्रिया की विशेषता यही बता रहा है, वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम कर रहा है। इसका वाला एडवर्ब ही हो, क्योंकि कंजंक्शन तो है ना, जोड़ने वाला कोई शब्द किसी को जोड़ दे, एंड, बट आदि। और न तो प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक, इन, ऑन, एट, और न तो नाउन है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम भी नहीं हो। इट मीन्स ऑप्शन आई इज करेक्ट। एडवर्ब है, क्योंकि वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम कर रहा है, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजंक्शन? कौन ऐसा वाक्य है जो नीचे लिखा है वो उसमें कंजंक्शन है? कंजंक्शन में संयोजक, जोड़ने वाला। जैसे फर्स्ट सी इज आर फुल्ली बिजी, इसमें तो कोई कंजंक्शन नहीं दिखाई दे रहा। बी आई एम नोबडी फॉर यू, इसमें भी कोई कंजंक्शन नहीं दिख रहा। सी है माय ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, इसमें भी कोई कंजंक्शन नहीं दिख रहा, कोई जोड़ने वाला शब्द तो है नहीं। एंड, बट, सो, देयरफॉर, आइदर, नाइदर आदि जो भी कंजंक्शन है कुछ नहीं दिखता। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है, सी इज पुअर, वह गरीब है, बट लेकिन
शी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, लेकिन वह स्वभाव से सत्कार करने वाली है। यहाँ पर जो जोड़ने वाला शब्द बट आ गया, इसका लोग कंजंक्शन वाला वाक्य है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे वाक्य को चुनिए जो प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज अथवा हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, तभी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वाक्य देखते जाए। फर्स्ट ऑप्शन आई सेल, फ्यूचर है, सेल देखते ही। बी है सी इज, यहाँ इज है, हेल्पिंग और हैज हैव है नहीं, ये भी नहीं। योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, इसमें भी हैज हैव नहीं। लास्ट ऑप्शन आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है टेट एग्जाम में, आपको इसी तरह सॉल्व करने होते हैं। आप एक लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो निश्चित रूप से आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं महसूस होगी, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद पुनः 2018 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर मैं पुनः आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।